सादर नमस्ते मित्रों, विज्ञान अभ्युदय में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीलावती ग्रंथ में प्रदत्त वर्गमूल निकालने की विधि। लेकिन इससे पहले आज हम कुछ नया करेंगे। हम सभी स्कूलों से निकल कर आए हैं और हमने स्कूल में बहुत प्रार्थनाएं की है। स्कूलों में प्रार्थना के बाद ही स्कूल प्रारंभ होता है, तो हम भी अपनी इस छोटी सी क्लास का शुभारंभ कुछ इसी प्रकार से करेंगे। तो ये हमारा ऋग्वेद के प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र है। आइए हम इसका पाठ करते हैं और इसके बाद कक्षा का शुभारंभ करेंगे। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यजस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आइए अब हम क्लास का शुभारंभ करते हैं। अथ लीलावती। जैसा कि हम जानते हैं कि लीलावती ग्रंथ भास्कराचार्य जी ने लिखा है अपनी पुत्री के नाम पे। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि लीलावती ग्रंथ में वर्ग करने की क्या क्या विधियां हैं और काफ़ी आसान विधियां रहीं, काफ़ी मज़ेदार भी रहीं। मुझे उम्मीद भी है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी अभी कुछ कसर रह गई हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ डाउट हो छोटा मोटा, तो अवश्य पूछिएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लीलावती ग्रंथ में वर्गमूल निकालने की क्या विधि बताई गई है। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तथा मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूँगी कि जब आप लीलावती ग्रंथ पढ़ें तो केवल लीलावती ग्रंथ ही पढ़ें। हमारे जो भी पूर्वाग्रह हैं वह नहीं आने चाहिए, नहीं तो हम ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि लीलावती ग्रंथ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो ऐसा कभी नहीं पढ़ा। और सही बात है, पढ़ेंगे भी कैसे, हमें यह सब कभी पढ़ाया भी तो नहीं गया। तो आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये तो नियमों के खिलाफ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि लीलावती ग्रंथ आधुनिक गणित के आने से पहले ही लिखा जा चुका था। तो लीलावती ग्रंथ के अनुसार आधुनिक गणित को होना चाहिए, न कि आधुनिक गणित के अनुसार लीलावती ग्रंथ को। और पिछले कुछ वीडियोज़ में हम ये सिद्ध कर ही चुके हैं कि आधुनिक गणित के मूल में लीलावती ग्रंथ ही है। बस वह हमें प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाई नहीं जाती, यह बात अलग है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हमारे सामने है वर्गमूल निकालने का सूत्र। ये श्लोक आप देख सकते हैं। हम इसका सीधा अर्थ देखेंगे। अभी हम इसका अर्थ मात्र पढ़ेंगे, उसके बाद भास्कराचार्य जी ने जो उदाहरण दिए हैं उससे समझेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो आइए एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम विधि पर जाएंगे। खैर विधि तो यही है, परंतु इसको एक बार रीड करके उदाहरण से समझेंगे हम। तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है, वर्ग राशियों में अंत्य के विषम अंक में किसी अंक का वर्ग घटावें, फिर जिस अंक का वर्ग घटाया है उसको द्विगुणा करके एक स्थान में रख दें, उसको पंक्ति कहते हैं। फिर इस द्विगुणित मूल का विषम के सम अंकों में भाग दें। जो लब्धि मिले उसका वर्ग उसी सम के समीप के विषम में घटा दें। जिस अंक का वर्ग घटाया हो उसका द्विगुणा करके पंक्ति में एक स्थान बढ़ाकर रख दें। फिर उसी पंक्ति का विषम के समीप के सम अंक में भाग दें। जो लब्धि होएगा उसका वर्ग समीप के विषम अंक में घटा दें। मूल को द्विगुणा करके पंक्ति में एक स्थान बढ़ाकर रखें। इस प्रकार जब अंक निशेष हो किया करें। फिर पंक्ति के सब अंकों को जोड़कर 2 का भाग दें, अर्थात आधा कर लें, तो वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा। तो थ्योरिकली हमने पढ़ लिया है। अब ज़्यादा कुछ पहले पढ़ा नहीं होगा, मुझे भी नहीं पढ़ा था शुरुआत में। लेकिन जब मैं उदाहरण में गई और मैंने उदाहरण से इस सूत्र को समझा कि ये सूत्र कहना क्या चाह रहा है, तो बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। तो आइए आपको भी वहीं ले चलते हैं। ये जो श्लोक देख रहे हैं आप, यह उदाहरण है। इसका हम अर्थ देखेंगे। अर्थ में भास्कराचार्य जी अपनी बेटी लीलावती से कहते हैं कि जो वर्गमूल करने में तुम्हारी बुद्धि बढ़ी हुई है, तो 4 और 9 का वर्गमूल तथा पहले किए हुए वर्गों का भी वर्गमूल अलग अलग का हो।
यानी कि अब लीलावती को भास्कराचार्य जी ने वर्गमूल निकालने को कहा है। उन्होंने विधि तो समझा दी कि कैसे करना है, जो हम थ्योरिकली पढ़ कर आए हैं वही है विधि। तो अब लीलावती को 4 और 9 का वर्गमूल निकालना था। पहले हमें जो वर्ग प्राप्त हुए थे, पिछली वीडियोज़ में हमने कुछ संख्याओं का वर्ग किया था, उन संख्याओं से हमें जो वर्ग प्राप्त हुए थे, अब उन वर्गों का हमें वर्गमूल निकालना है। यदि आपने पिछली वाली वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा। अब हम ये उदाहरण देखते हैं, इन सब का हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहला देखते हैं, पहला है हमारे पास 4। तो ये तो बहुत आसान है, इनको हम जल्दी जल्दी समझेंगे। पहले में कहा गया है कि रीति के अनुसार 4 का वर्गमूल 2 होता है, क्योंकि 2 का ही वर्ग घटता है, फिर अंक निशेष हो जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा पीछे जाएंगे, ये देखिए पहला चरण हमारा क्या था। पहला चरण हमारा यही था कि अंत के विषम अंक में किसी अंक का वर्ग घटावें। वर्ग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है वर्ग घटावें, यानी कि हमें एक ऐसा अंक लेना है जिसका वर्ग संख्या से कम हो, तभी तो हम उसको घटा पाएंगे, वरना अगर संख्या से ज़्यादा होगा तो कैसे घटाएंगे हम। हमें संख्या से वर्ग को घटाना है, ना कि वर्ग से संख्या को घटाना है। तो वर्ग हमें ऐसी संख्या का ही लेना पड़ेगा जिसका वर्ग इस संख्या से छोटा हो या इसी संख्या के बराबर हो। तो हमारे पास ऑब्वियसली सिर्फ 2 ही बचा है, 3 लेंगे तो वो तो 9 हो जाएगा, तो 4 से ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास 2 ही बचा है जिसका वर्ग 4 के बराबर ही आता है। तो सिंपल सा हो गया, पहले ही चरण में हमारा ये एक अंक का जो वर्गमूल है निकल गया। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब हमें 9 का वर्गमूल निकालना है। तो वही सेम विधि अपनानी है कि सबसे पहले हमें ऐसी संख्या का वर्ग करना है जो या तो 9 के बराबर हो या 9 से कम हो। तो अब 3 ही है जिसका वर्ग 9 के बराबर है, अर्थात 3 हमारा वर्गमूल निकल कर आ गया। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में हमें 81 का वर्गमूल निकालना है। तो भी हम वही विधि अपनाएंगे, तो हमारे पास 81 का वर्गमूल 9 निकल कर आ जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनका वर्गमूल निकालना तो बहुत आसान होता है। हमें स्कूलों में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, हम उससे भी इन छोटी छोटी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। खैर बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालना भी आसान होता है स्कूल में जो हमें कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लीलावती पढ़ रहे हैं तो अब हम बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। अब देखते हैं कि बड़ी संख्या का वर्गमूल भास्कराचार्य जी ने किस प्रकार से निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं 88,209, ये है 297 का वर्ग। इसका वर्ग हमने पिछली कक्षा में निकाला था, तो ये इसी का वर्ग है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि हमें 88,209 से 297 निकालना है। कहा है कि पूर्वोक्त रीति के अनुसार अंत के विषम अंक 8 में 2 का वर्ग घटाया। अब क्या था हमारा, सबसे पहला चरण था कि हमें ऐसी संख्या का वर्ग घटाना है विषम अंक से जिसका वर्ग विषम अंक से कम हो। तो हमारा पहला चरण ये है कि अंत के विषम अंक 8 में 2 का वर्ग घटाया। ये संख्या है हमारे पास, कहा गया है अंत के विषम अंक से, यानी कि वर्गमूल निकालने की इस रीति में शुरुआत अंत के अंक से किया है। यह आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसा तो हमने कभी पढ़ा नहीं, शुरुआत तो हमेशा यहाँ से होती थी, हमने घटाना तो हमेशा यहीं से किया है, फिर ये इधर से क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह तो नियमों के खिलाफ है, लेकिन यह भी कहा था कि लीलावती ग्रंथ के अनुसार आधुनिक गणित को होना चाहिए, ना कि आधुनिक गणित के अनुसार लीलावती ग्रंथ को होना चाहिए। क्योंकि जब आधुनिक गणित का विकास भी नहीं हुआ था तब तो हमारी लीलावती ग्रंथ ही आ गई थी, और इसी से तो आधुनिक गणित का मूल है। हाँ, अब कुछ चीज़ अलग है, वो बात अलग है, और ये हमें पढ़ाया नहीं जाता, ये बात अलग है। तो शुरुआत हम इधर से करेंगे, अंत से। अब अंत का जो पहला अंक है हम उसे विषम ले लेंगे, ये इससे हमें पता चल जाएगा। अब क्या किया, अब पहला चरण क्या था कि पहला चरण था ऐसी संख्या का वर्ग घटाना जिसका वर्ग विषम संख्या से कम हो, यानी कि 2 का वर्ग हमने यहाँ पे 4 घटा दिया। अब अगला चरण है कि जिस संख्या के अंक का वर्ग घटाया था उसका द्विगुणा करके अलग एक स्थान में रख लेना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखेंगे, कहा गया है कि उनके ऊपर सम अंक 8 आया, यानी कि इसके पहले ये जो अंक है इसको ऊपर कहा गया है
है ना, 8 के ऊपर 8 है। तो जब हमने 8 में से 4 घटाया तो हमारे पास 4 बचा, यानी कि 48 हो गया। तो कहा गया है अब ये 48 सम होगा। अब आगे कहा गया है कि जिन 2 का वर्ग विषम अंक में घटाया था उस मूल 2 को द्विगुणा करके एक स्थान में अलग रखते हैं। ये हमने दूसरे चरण में पढ़ा है। हमारा दूसरा चरण यही है कि हमने जिस अंक का वर्ग विषम अंक में घटाया है, यानी कि हमने 2 का वर्ग विषम अंक में घटाया है, 4 को घटाया है, तो यानी कि 4 के पीछे ये मूल अंक तो हमारा 2 ही है। तो अब इस 2 का द्विगुणा करना है, इस 2 पे 2 का गुणा करना है और फिर जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा उसको हमें अलग लिख लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अलग लिख लिया है। ये 2 का हमने 2 से गुणा किया, द्विगुणा किया तो हमारे पास 4 आ गया, इसको हमने अलग लिख लिया। इसे पंक्ति कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम पंक्ति कहते हैं। ये हमारा पंक्ति है। तो अगला चरण क्या कहता है कि पंक्ति में रखे हुए 4 का सम अंक 48 में भाग दे दें। यहाँ देख सकते हैं हमने घटाया तो हमारे पास यहाँ पे 4 आया और हमने इस 8 को नीचे ही उतार लिया तो हमारे पास 48 हो गया। अब क्या करना था, अब करना था कि पंक्ति में रखे 4 का, यानी कि पंक्ति में जो संख्या रखी है उसका हमें सम अंक में भाग दे देना है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये भाग दे दिया गया है। भाग देने पर हमारे पास भागफल आ जाता है 9 और शेष फल बचता है 36। आधुनिक गणित में हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, सपोज़ मैं ऐसी कर रही हूँ आपको समझाने के लिए जल्दी में। अभी हमारे पास कुछ शेषफल आ गया है। क्या करते हैं कि इस जो बगल वाली संख्या है इसको उतार लेते हैं, हम ऐसा ही करते हैं ना आधुनिक गणित में भाग। तो इन्होंने ऊपर वाली संख्या को उतार लिया है नीचे, ये देखिए। अब यहाँ पे भी आपको अजीब लग रहा होगा कि भाग तो हमने यहाँ से किया है तो यहाँ तो कोई संख्या नहीं है, फिर ऊपर वाली संख्या को क्यों उतारा। तो इसी प्रकार से भास्कराचार्य जी की विधिया है वो है। अब इसको समझने के लिए हमें अपना पूर्वाग्रह छोड़ कर आना पड़ेगा। तो ये जो 2 हमारा बचा है इसको हमने यहाँ उतार लिया। हाँ, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि यद्यपि लब्धि ज़्यादा हो सकती है परंतु आगे का वर्ग घटाना है, इसीलिए हमने लब्धि को कम ही लिया है कि हमें आगे वर्ग को घटाना है। इस कारण से 9 बार ही हमने भाग लिया है। तब हमारे पास 48 में 36 घटने से 12 रह गए, उस पर विषम अंक 2 उतारा, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमने 2 उतार लिया था नीचे। अब आगे देखेंगे। हाँ, इसको हम यहाँ से देखेंगे, ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ देखिए, ये हमने 2 उतार लिया। तो चौथे चरण में हमने शेष राशि में, जो हमारे पास शेष राशि बची थी 12, उसके बगल में हमने ऊपर का अंक उतार लिया। ऊपर का जो विषम अंक है उसको हमने उतार लिया। 8 तो हमने पहले ही उतार लिया था तो उसका हो गया है। अब 2 बचा तो हमने 2 को भी उतार लिया। अब आगे 5वें चरण में देखिए, कहा गया है कि हमने सम अंक में, जो हमारे पास ये सम अंक 48 था, इसे भाग दिया। फिर उसके बाद जो भागफल निकल कर आया उसका वर्ग इस वाले अंक से घटाया। तो 9 का वर्ग हमारे पास 81 हो गया, तो हमने 81 को इससे घटा दिया। ये हमारा चौथा चरण है। इसको चरण के रूप में देखेंगे, चरण के हिसाब से चलेंगे हम, तो हमें आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी, पकड़ में आएंगी चीज़ें, अन्यथा फिर सर के ऊपर से जाने वाली है। तो अच्छे से देखिएगा ध्यान से, इसीलिए मैंने इनको चरण के रूप में बांट लिया है। तो हमारा 5वां चरण यही था कि सम अंक में भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है उसका वर्ग करना है, फिर उस वर्ग को इस संख्या से घटा देना है। तो हमने 122 से 81 घटाया, हमारे पास 41 निकल कर आ गया। अब क्या करना है, सेम वही कि हमें इस ऊपर वाले को उतार लेना है। जब तक हमारे पास यहाँ पे संख्या रहती है तब तक हमें यही निकालना है, तब तक हमें यही विधि अपनाते रहना है। अब हमारा 6वां चरण क्या था कि जिसका वर्ग घटाया उसका द्विगुणा करके पंक्ति में एक स्थान बढ़ाकर लिख दिया। यानी कि हमने जिसका वर्ग घटाया, अब किसका वर्ग घटाया है, ये 81 किसका वर्ग था, 9 का वर्ग था। यानी कि इस 9 का अब द्विगुणा करना है, द्विगुणा यानी 2 का गुणा करना है। तो हमने इस 9 में 2 का गुणा किया, हमारे पास 18 आ गया। अब इस 18 को पंक्ति में अलग लिख लेना है। हमारी पंक्ति कहाँ थी, हमारी पंक्ति ये थी। तो अब हमने पंक्ति में अलग एक स्थान छोड़कर लिख लिया है। यानी कि ये जो स्थान है इसको हमने छोड़ दिया है, इसको लिख लिया है। अब देखिए आधुनिक गणित में क्या होता है कि आधुनिक गणित में ऐसा लिखते हैं कि मान लीजिए 18 आ गया हमारे पास,
तो अब 4 को यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग ही है चीज़ें। यहाँ पे अब भास्कराचार्य जी ने क्या किया है कि 4 को उन्होंने पंक्ति के ऊपर लिख दिया है और इसको कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, एक स्थान छोड़कर। तो इसी प्रकार से सॉल्व किया गया है। इसीलिए कहा है कि हमें अपना पूर्वाग्रह छोड़ कर आना पड़ेगा, तभी हम सीख पाएंगे, वरना हम ये सोचकर ही परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, हमारा 6वां चरण भी हमने देख लिया है कि हमने जिस अंक का वर्ग घटाया था उसमें द्विगुणा करना है और उसे पंक्ति में एक स्थान पर लिख देना है। अब हमारे पास इतनी पंक्ति आ गई है, अब इनको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ने पर हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। अब आगे हम 7वां चरण देखेंगे। 7वां चरण में क्या करना है, पूर्वोक्त, यानी कि पूर्वोक्त चरण 4। हमने चरण 4 में जो किया था हम 7वें चरण में भी वही करेंगे। हमने चरण 4 में क्या किया था, हमने किया था कि शेष राशि में पिछला ऊपर का अंक उतार लिया, यानी कि अब हमने यहाँ तक भाग कर लिया है। अब हमारे पास शेष क्या बचा, हमारे पास शेष ये निकल कर आया। तो अब हमने ये ऊपर का हमारा जो बचा है इसको उतार लिया यहाँ पे, ये हमारा चरण 7 हो गया। अब चरण 8 में देखिए, चरण 8 में हमें यही करना था कि पंक्ति में हमें जो संख्या प्राप्त हुई है उनको आपस में जोड़ देना है। चरण 8 में हमें चरण 4, चरण 5 और चरण 6 को पुनः दोहराना है। हमारा चरण 4 क्या कहता है कि शेष राशि में पिछला ऊपर का अंक उतार लिया, ठीक है, हमने इसको उतार लिया, ये जो हमारा शेष बचा था उतार लिया। अब चरण 5 क्या कहता है कि सम अंक में भाग देने से जो भागफल आया उसका वर्ग शेष फल से घटाया। ये देखिए, सम अंक में ये जो हमारा हमने भाग दिया, इसका शेषफल 7 आया, तो इसका वर्ग शेषफल से घटा दिया हमने। अब राशि निशेष होगी तो कुछ बचा ही नहीं। फिर वहीं हमारा चरण 6 कहता है कि जिसका वर्ग घटाया उसका द्विगुणा करके पंक्ति में एक स्थान बढ़ाकर लिख दिया, यानी कि हमने इसका वर्ग घटाया था, 7 का वर्ग घटाया था, तो अब इसमें हमें द्विगुणा करना है, यानी 2 का गुणा करना है। तो हमने पिछले यहाँ पर भी यही देखा था, यहाँ पर भी यही करेंगे, यानी कि पूर्वोक्त पुनः पुनः। तो जब तक संख्या समाप्त नहीं हो जाती तब तक ऐसा ही करना है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब क्या करना है, हमने इस पर द्विगुणा कर लिया, अब इसको पंक्ति में एक स्थान बढ़ाकर लिख देना है। तो हमने 2 का 7 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 14, हमने इसको पंक्ति में एक स्थान बढ़ाकर लिख लिया। ये हमारा आ गया चरण 8 में। अब क्या करना है, अंतिम चरण, चरण 9 में क्या करना है कि अब इस पंक्ति को जोड़ लेना है। इसको तो हमने पहले ही जोड़ लिया था तो इसका काम खत्म हो गया। अब यह बचा, तो अब इसको जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर हमारे पास यह राशि आ गई। अब क्या करना था कि अंतिम चरण में अब जो हमारे पास ये राशि प्राप्त हुई है इसको आधा कर लेना है, यानी कि 2 से भाग दे देना है। तो 2 से भाग दे देने पर हमारा वर्गमूल निकल कर आ गया 297। ये हमारा वर्गमूल निकल कर आ गया। तो इसको जब बार बार करेंगे, अभ्यास करेंगे, इस पर और प्रश्न सॉल्व करके देखेंगे तो आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यदि समझ में ना आया हो, वीडियो को बार बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। यदि फिर भी समझ में नहीं आता है या मुझे समझाने में कोई गलती हो रही हो तो अपना सुझाव भी ज़रूर दीजिएगा और अपना प्रश्न भी ज़रूर रखिएगा। आपका स्वागत है। हम पूरा प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर कर सकें और आपको अच्छे से समझा सकें, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य समझाना ही है। तो यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कोई औचित्य नहीं निकलता फिर हमारा ये सब काम करने में। इसीलिए यदि आपको समझ में आया हो तो अपना फीडबैक दीजिए, सुझाव रखिए, हम प्रयास करेंगे कि और बेहतर कर सकें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।